नमस्कार, मैं हूं जय किशन और आप देख रहे हैं पक्की बात। पक्की बात में वो प्रोग्राम बात जो जरूरी है आपके लिए, वो जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, जो आपके जीवन के पहलू को कहीं ना कहीं आपको टच करती हैं। उन बातों को देखना, समझना, जानना जरूरी होता है। और ऐसी बातों को जानने के लिए हम हर बार एक नए गेस्ट को लेके आएंगे आपके सामने। आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट सत्य प्रकाश साहू, जो असिस्टेंट कमिश्नर ईपीएफओ हैं। मैं उनका परिचय करवा दूं। श्री सत्य प्रकाश साहू ने ग्रेजुएशन डिग्री डूंगर कॉलेज बीकानेर से की, फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस में किया। उसके बाद में वो बैंक पीओ में उनका सिलेक्शन हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ में उनका सिलेक्शन हुआ, फिर राज्य सरकार राजस्थान सरकार में वो बतौर अध्यापक काम किया उन्होंने। उनका सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक पद पे हुआ। उनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में भी अध्यापक के पद पर हुआ। आरएएस 2016 में उनका फूड इंस्पेक्टर में भी सिलेक्शन हुआ, जो उन्होंने सेवाएं दी राजस्थान सरकार को। और उसके बाद में उनका सिलेक्शन हुआ लेबर मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में असिस्टेंट कमिश्नर ईपीएफओ में। मैं आज स्वागत करता हूं श्री सत्य प्रकाश जी साहू, असिस्टेंट कमिश्नर ईपीएफओ। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जय किशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पक्की बात के सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्पेशली मैं जय किशन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो पक्की बात, जिसमें वो जरूरी बातें जो जानने योग्य हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे आज आमंत्रित किया है। तो वेरी वेरी थैंक यू। आप बता पाएंगे ये ईपीएफओ क्या होता है और ये क्या केंद्र सरकार की कोई संस्थान है या राज्य सरकार का है? इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं या कौन लोग इसमें भागीदार बन सकते हैं? इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज। जी, ईपीएफओ बहुत, जब हम आजाद हुए उस टाइम से ईपीएफओ भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। बट जैसा आपने कहा कि ईपीएफओ के बारे में आपको बड़ा मतलब केवल एबीसीडी ध्यान है कि ईपीएफओ क्या काम करता है, किस मंत्रालय के अंडर है। तो जब भारत आजाद हुआ तो एक बड़ी जाहिर सी कुछ समस्याएं जो हर संविधान निर्माताओं के सामने आती हैं, तो भारत में भी भारत के संविधान निर्माताओं ने भी ये संकल्पना रखी और भारत के जो संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं उनमें ये रखा गया कि सामाजिक सुरक्षा का जो ख्याल है भारत की जो जनता है, आम जन के लिए, वो राज्य का दायित्व होगा। और इसी दायित्व को पूरा करने के लिए 1952 में ईपीएफ एक्ट बनाया गया। उस एक्ट में कुछ स्कीम्स रखी गई, पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड स्कीम, और उसमें थोड़े समय बाद में 1976 में एक इंश्योरेंस स्कीम भी ऐड की गई। उन तीनों स्कीम को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उन तीनों स्कीम के फंड जुटाना और उन स्कीम के तहत लोगों को जो भी उनकी सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंडर ईपीएफओ नामक एक स्वायत्त संगठन, ऑटोनोमस बॉडी, जो हम जिसको आम बोलचाल की भाषा में पीएफ ऑफिस या पीएफ डिपार्टमेंट लोग ज्यादा शब्द इस्तेमाल करते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ इस शब्द को कम इस्तेमाल करते हैं। तो पीएफ ऑफिस या पीएफ डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कार्यरत है, उसका बेसिक पर्पज 1952 के ईपीएफ एक्ट के कस्टोडियन के तौर पर भारत की जनता को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाना। जी बिल्कुल। क्या आप ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कैसे आमजन को इसका लाभ मिल सकता है, या आप ये बताएंगे कि इसमें पार्टिसिपेशन कौन कौन कर सकते हैं? देखिए, जहां तक एक्ट के फोर्सफुली इनेक्टमेंट की बात है कि किन किन संस्थाओं पर एक्ट लागू होगा ही होगा, तो कोई भी नॉन गवर्नमेंट बॉडी मतलब गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई भी प्राइवेट संस्था, अगर मान लीजिए वो स्कूल, हॉस्पिटल, कोई फैक्ट्री या कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो भारत में जो कार्यरत है और उसमें किसी नियोक्ता के अंडर अगर 20 लोग उसके अंदर एम्प्लॉयड हैं, तो उन 20 लोगों में से जो ईपीएफ एक्ट ये नियोक्ता का दायित्व सुनिश्चित करता है कि उन 20 लोगों में से वे लोग, देखिए 20 लोग जैसे ही अगर आपकी संस्था में हो जाएंगे, कोई भी प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री में, तो ईपीएफ एक्ट उस पर लागू हो जाएगा। उसको उस एक्ट के दायरे में जो सोशल सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं वो पूरे करने जरूरी हैं,
लेकिन किन लोगों, जो एक्ट है, एक्ट में एक लिमिट रखी गई है कि ऐसा नहीं है कि नियोक्ता पर एक्ट ने सभी उसके जो कर्मचारी हैं उनकी पीएफ जो लाइबिलिटी है वो इंश्योर करने का लाइबिलिटी उस पर इम्पोज की है। जिन जिन कर्मचारियों की 15,000 बेसिक से कम है, तो उनके लिए ईपीएफ एक्ट में ये प्रावधान है कि उन लोगों का पीएफ एम्प्लॉयर को डिडक्ट करना है जो उसकी बेसिक है, उस बेसिक पर, और उतना ही प्रतिशत शेयर उस कर्मचारी के शेयर में से डिडक्ट करके ईपीएफओ के पास जमा करवाना है। और उस अमाउंट से ही ईपीएफओ पीएफ स्कीम, पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम, तीनों स्कीम जो है वो रन करता है। और जो भी स्थिति होती है उस स्थिति के अकॉर्डिंग जो मेंबर है उसको उन तीनों स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। जी, इसका अर्थ ये हुआ कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका, जो केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, उनका ध्यान तो सरकार रखती है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो प्राइवेट संस्थाओं में हैं, फैक्ट्रियों में हैं, और उनकी संख्या किसी नियोक्ता के पास में 20 से अधिक है, तो इसमें ईपीएफओ एक्ट लागू होता है और उस नियोक्ता की जिम्मेदारी बन जाती है कि 15,000 रुपए से अधिक अगर किसी भी श्रमिक को या एम्प्लॉय को वेतन मिल रहा है तो उसका वो ये जो ईपीएफओ में अकाउंट खुलवाए और उसका अंशदान करे। ये बात बताइए, क्या ये सही है सर? देखिए, आपने बड़े मतलब मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत शब्दों में आपने इसे बयान किया है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान सरकार रख रही है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनमें जो एम्प्लॉयज कार्यरत हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखने का दायित्व ईपीएफओ का है। बड़ा मतलब मैं मुझसे भी ज्यादा आपने बड़े संक्षिप्त शब्दों में बयान किया, पर मैं थोड़ा सा आपको जय किशन जी संशोधित करूंगा कि जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, आपका क्वेश्चन बड़ा ही जो बेसिक क्वेश्चन था आपका कि कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं। तो देखिए, एक्ट ये कहता है कि 15,000 बेसिक से कम है उनका जरूरी है। 15,000 से ऊपर है तो वो नियोक्ता की मर्जी पर छोड़ा गया है। सब जो एक्ट है, ईपीएफ एक्ट, उसने ये कहा है, उसमें ये प्रोविजन है कि अगर 15,000 से बेसिक कम है, बेसिकली पर्पज ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड इनकम ग्रुप वाले जो लेबर क्लास है, स्पेशली जिनका बेसिक 15,000 से कम है, उनका डिडक्ट करना तो अनिवार्य है, लेकिन उससे ऊपर जिनकी बेसिक है उनको डिडक्ट करने का जो मैंडेटरी बेसिस पे नहीं है, नियोक्ता की मर्जी पर छोड़ा गया है। और इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट संस्था में या फैक्ट्री में 20 से कम लोग कार्यरत हैं, मान लीजिए 10 लोग ही हैं या 15 लोग ही हैं, तो ईपीएफओ या ईपीएफ एक्ट उनको ईपीएफ के दायरे में आने से नहीं रोकता है। वो अपनी मर्जी से भी कवरेज ले सकते हैं और कंप्लायंस शुरू कर सकते हैं। तो जो वॉलंटरी कंप्लायंस है एक्ट के अंदर, वो दो टाइप का है कि 20 आदमी से कम होने पर भी आप कंप्लायंस शुरू कर सकते हो, एंड सेकेंडली जो अगर आपके पास 20 से ज्यादा आदमी हो गए, उनमें से कुछ आदमी, मान लीजिए 30 एम्प्लॉय किसी कंपनी में, उनमें से 15 तो 15,000 कम है और 15 का ज्यादा है जो लिमिट है, तो वो चाहे तो वो सबका कंप्लायंस कर सकता है। 15,000 से कम वाले का तो करना उसे जरूरी है, अगर नहीं होता है तो जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग जो नियोक्ता है उसकी लाइबिलिटी फिक्स की जा सकती है। लेकिन जिनकी बेसिक 15,000 से ज्यादा है उनका नियोक्ता की मर्जी पर छोड़ा गया है कि उसे लगता है कि रियल में उसका दायित्व है उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो वो स्वेच्छा से कर सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया। लेकिन क्या जैसे मैं अगर चाहूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं ईपीएफओ में अपना पार्टिसिपेशन करना चाहता हूँ या मैं अपना खाता खुलवाना चाहता हूँ, मैं तो सरकारी कर्मचारी भी नहीं हूँ और मैं प्राइवेट कर्मचारी भी नहीं हूँ, मैं खुद एक साधारण स्वतंत्र काम करने वाला व्यक्ति हूँ, अगर कोई मैं लेबर हूँ या मैं कोई भी हूँ, तो क्या मैं कहीं इसमें खाता खुलवा सकता हूँ आपकी संस्थान में? जो आपका प्रश्न है वो आज की मांग है। दरअसल अभी ईपीएफओ के पास और स्पेशली भारत सरकार के सामने, जब हम सारे लेबर लॉज जो 44 लॉज हैं, लेबर लॉज, उनको भारत सरकार ने 4 कोड में डिफाइन किया है, उसमें से जो 4th नंबर का कोड है वो है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड बनाते समय जो जनता से या जो इम्प्लॉइज हैं उनसे जो ईपीएफओ के सामने या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने जो प्रपोजल आया है, उनमें से एक प्रपोजल वही है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वर्तमान में एक्ट में ये एक बाधा मान लीजिए आप कि आप नियोक्ता के थ्रू ही ईपीएफओ के पास आ सकते हैं, लेकिन समय की मांग ये है
कि अगर मान लीजिए कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, या आप सपोज आप जैसा कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास एक मतलब एक फाइनेंस है जिसको मैं अपनी जिसको इन्वेस्टमेंट की मदद से मैं अपनी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहता हूँ और ईपीएफओ की मदद से करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक सॉवरेन बॉडी के अंडर एक निकाय है, तो वहाँ सेफ भी है, मैं जोखिम भी कम है। लेकिन वर्तमान में इस तरीके का प्रोविजन ईपीएफ एक्ट में नहीं है। वर्तमान प्रावधानों के तहत आपको किसी संस्था में आप हैं तभी आप ईपीएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईपीएफओ के मेंबर बन सकते हैं और ईपीएफओ जो जो सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवा रहा है उसका लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ जिसे बोलते हैं या प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, इसके अलावा जो वो होता है गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए, और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं या किसी नियोक्ता के माध्यम से कहीं अपना श्रमदान कर रहे हैं, उनके लिए ईपीएफओ जो विभाग पूरा बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉडी है उसके अंदर अधीन आता है। आपने ये बताया कि एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं उसमें जा सकता, एक नियोक्ता के मार्फत ही उसको जाना होगा किसी व्यक्ति को अपना अंशदान देने के लिए या उसमें अपनी सामाजिक सुरक्षा को तय करने के लिए। सर क्या आप ये बताएंगे, जैसे ईपीएफओ है वो पेंशन और जो बीमा है वो दोनों प्रोवाइड करता है? यस, जो ईपीएफओ की जो पेंशन है उसका बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है कि जो रिटायरमेंट की एज है, बस वो जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 इयर्स रखी गई है, वहीं ईपीएफ एक्ट में वो एज 58 इयर्स रखी गई है। तो 58 इयर्स एज के बाद में जो भी एम्प्लॉय, उसमें प्रोविजन ये है कि 10 इयर्स आपका मिनिमम सर्विस होना चाहिए, कि आपने अलग अलग नियोक्ता के पास में, एक नियोक्ता के पास जरूरी नहीं है, अलग अलग नियोक्ता के पास आपने रहते हुए आपने 10 साल की न्यूनतम सेवा अगर पूरी कर ली है, तो 58 साल की अवधि पूरी होने पर ईपीएफओ द्वारा उस सदस्य की सुपर एनुएशन पेंशन स्टार्ट कर दी जाती है। और जो दूसरे टाइप की पेंशन ईपीएफओ प्रोवाइड करता है वो है कि सदस्य अगर उसका कहीं वो नियोक्ता के यहाँ कार्यरत है और उसका पीएफ और पेंशन फंड डिडक्ट होकर ईपीएफ, उस मृत्यु की स्थिति में और बच्चों के लिए पेंशन के प्रोविजन ईपीएफ एक्ट में रखे गए हैं। और जहां इंश्योरेंस का जो आप बात कर रहे थे, उसमें एक शर्त जो रखी गई है जो पेंशन के लिए नहीं है, कि आपकी सेवा में रहते हुए अगर मृत्यु होती है तो आपको जो इंश्योरेंस स्कीम है ईपीएफओ के अंडर, उस स्कीम के अंतर्गत आपको इंश्योरेंस के बेनिफिट जो नॉमिनी है मृतक की, उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जी, तो काम की बात या मुद्दे की बात या जो बात जरूरी है वो ये है कि अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं और आप नियोक्ता के साथ में अपनी सामाजिक सुरक्षा को तय करना चाहते हैं, तो आप जागरूक बनिए और पता लगाइए कि आपके नियोक्ता ने ईपीएफओ में आपका अकाउंट खुलवाया है या नहीं खुलवाया है। और अगर नहीं खुलवाया है तो आप उनको कह सकते हैं कि वो आपका अकाउंट, आपका अंशदान ईपीएफओ फंड के मार्फत खुलवाए और उसमें आपका अंशदान दे। क्या अगर कोई व्यक्ति, सत्य प्रकाश जी, ऐसा हो सकता है कि नियोक्ता ने उसको उसका अंशदान नहीं भेजा हो, वहां पर आपके यहाँ उसका नॉमिनेशन नहीं करवाया हो, तो वो क्या डिमांड कर सकता है? और अगर वो डिमांड करे तो नियोक्ता से करे या आपसे करे, अगर उसका अकाउंट कहीं नहीं खुलवाया गया है तो? देखिए, इसमें जो बात मैं कहना चाहूंगा वो ऑलरेडी आपने कह दी है कि आवश्यकता है जागरूकता की, कि सबसे पहले तो एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि उसका जो संस्थान है उसमें अगर 20 से अधिक व्यक्ति हैं तो ईपीएफओ में कवर्ड है। और अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड है और उसका बेसिक 15,000 से कम है, या फिर वो पहले से पीएफ का मेंबर है और अब वर्तमान नियोक्ता के पास में भी वो पीएफ का मेंबर की सदस्यता की योग्यता रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसे पहले तो खुद ही पता होना चाहिए कि भाई उसका पीएफ डिडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं डिडक्ट हो रहा है तो वो अपने नियोक्ता से जाके ये कह सकता है कि जो हमारे जो विधि विधान है और जो ईपीएफ एक्ट है, जो संविधान ने मुझे सोशल राइट दिया है, उस राइट के तहत आपका दायित्व तो बनता है कि आप मेरा पीएफ डिडक्ट करके ईपीएफओ के पास जमा करवाएं, ताकि जो संकट की स्थिति में जब मुझे वित्त की आवश्यकता होगी तो मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जो सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना है उसका उद्देश्य यही है कि जो भी ऐसे संकट के समय
वो संकट जरूरी नहीं है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वाले संकट हों, बच्चों की शादी, बच्चों की शिक्षा, मकान का निर्माण, या फिर मान लीजिए कुछ कैजुअलिटी हो गया या कुछ उसे आर्थिक क्षति हो गई, उस स्थिति में व्यक्ति के पास में एक ऐसा कॉर्पस हो जो वो उस संकट में इस्तेमाल कर सके, उसी सुरक्षा का ताना बाना ईपीएफ एक्ट के तहत बुना गया है और इसे ही हम सामाजिक सुरक्षा का जाल कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा के नेटवर्क में आता है तो उसका पहला तो दायित्व यही है कि वो जाके अपने नियोक्ता को कहे, और अगर नियोक्ता उसकी बात नहीं मानता है और उसके अधिकारों की अवहेलना करता है तो वो जो भी उसके नजदीक पीएफ ऑफिस है उसमें वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। जी, बहुत बेहतर आपने सही बताया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं किसी नियोक्ता के अधीन कार्य कर रहा हूँ और मुझे जो पेंशन है, वो जो मेरा बीमा है वो 58 साल की उम्र के बाद में मुझे मिलेगा, और बीच में मेरे बच्चे की शादी है, मुझे घर बनाना है या कोई और आवश्यक कार्य है जिसमें मुझे फंड की आवश्यकता है, तो क्या बीच में मुझे पैसा मिल सकता है? जी बिल्कुल। बीच में जो आप जिस पैसे के इस्तेमाल से अपनी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं वो है पीएफ। प्रोविडेंट फंड में आपका जो विड्रॉल है वो दो टाइप का विड्रॉल होता है, एक पार्शियल विड्रॉल, एक आपका फाइनल विड्रॉल। फाइनल विड्रॉल आप दो स्थिति में करते हैं, जब आप नौकरी छोड़ते हैं या फिर आप 58 साल की उम्र पूरी कर चुके होते हैं। लेकिन पार्शियल विड्रॉल ईपीएफ एक्ट में अलग अलग प्रोविजन में अलग अलग पोर्शन सुनिश्चित किए गए हैं। सपोज अगर आपको मकान बनाना है तो ईपीएफ एक्ट में और ईपीएफ स्कीम में ये प्रोविजन रखा गया है कि 5 साल आपकी सर्विस पीरियड होना चाहिए। 5 साल अगर आपका प्रोविडेंट फंड जमा है तो आपको अपने अंश का, जो आपका शेयर है पीएफ में, उसका 90% तक आप आंशिक पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। उससे आपकी मेंबरशिप भी खत्म नहीं होगी और आपकी जो आर्थिक जरूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों की शादी और आपका अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है या फिर इलनेस हो जाती है तो अलग अलग प्रोविजन में पार्शियल विड्रॉल के राइट्स रखे गए। जी, बहुत अच्छा। और अंत में एक बात तो और जो महत्वपूर्ण बात है, शायद इसके बाद में और भी बात हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी बैंक जमाओं पर ब्याज दर 6, 6.5, 5.5 के आजू बाजू है वार्षिक। ईपीएफओ में ब्याज की दर क्या है, या ये क्या एक बेहतर विकल्प हो सकता है बैंक के तुलना में भी? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ईपीएफओ का जो कॉर्पस, ईपीएफओ की जो मेंबरशिप है, आज ईपीएफओ के पास 6 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स, जो ईपीएफओ की जो डिपार्टमेंट की लैंग्वेज है, मतलब सक्रिय सदस्य जिनका मानसिक वह संख्या। और पिछले 4 सालों में स्पेशली मंदी के इस दौर में जहां कोविड है और आर्थिक अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है वो सुस्त है, उस दौर में ईपीएफओ ने जो आप पिछले 3 से 4 सालों की जो अगर इन्वेस्टमेंट रेट, जो इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ ने डिक्लेयर की है वो 8.5% के आसपास रही है, जो अपने आप में ये सबूत है कि ईपीएफओ में जो इन्वेस्टमेंट है वो जी। और क्या मैं एक नियोक्ता के यहाँ अधीन कार्य कर रहा हूँ और उस नियोक्ता को मैंने छोड़ दिया है 1 साल की सर्विस करने के बाद में, और मैं अब दोबारा दूसरी जॉब में जा रहा हूँ, दूसरी जॉब में कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे वाले पैसे का क्या होगा? क्या मुझे वो पैसा दोबारा मिलेगा, या वही मेरा अकाउंट रहेगा, या अकाउंट दूसरा खुलेगा? इसमें क्या प्रावधान है? इसके लिए प्रावधान है कि आपको हर नियोक्ता के पास में जो पीएफ नंबर है वो अलग होगा। आप जब जितने भी आप नियोक्ता के पास ज्वाइन करेंगे, हर बार आपको नियोक्ता अपने हिसाब से एक पीएफ नंबर अलॉट करेगा, लेकिन ईपीएफओ ने एक अम्ब्रेला नंबर बनाया है जो 12 डिजिट का नंबर है, जिसे यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ईपीएफओ कहता है। वो यूएएन नंबर आपका हमेशा एक रहेगा और उस यूएएन के थ्रू ही आपको लॉग इन करना में आपको नियोक्ताओं के पास आपने कार्य किया है वो सारी सर्विस आपको वहां शो हो जाएगी। और मान लीजिए आप एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता के यहाँ आते हैं तो वहां फॉर्म 13 का एक विकल्प होता है, फॉर्म 13 जिसको बोलते हैं, उस फॉर्म 13 को आप भरिए। उस फॉर्म 13 को ईपीएफओ ऑफिस सेटल करता है। उस सेटलमेंट के बाद में आपके पुराने नियोक्ता के पास में जो भी आपका पीएफ का पैसा और जो पेंशन का पैसा और सर्विस था वो आपके नए नियोक्ता, जो आपका वर्तमान नियोक्ता है, उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश जी। एक बार मैं अपनी बात को जैसा आपने बताया मैं समराइज कर लूं, अगर इसमें कोई बात जोड़नी घटानी हो या संशोधन करना हो तो आप मुझे बताइएगा कि ईपीएफओ एक ऐसा संस्थान है जो सरकारी कर्मचारियों के इतर जो प्राइवेट क्षेत्र में जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं या जो भी कर्मचारी हैं और वो जिनकी सैलरी 15,000 से नीचे है और 15,000 के ऊपर वाले तो अपने आवश्यकता और इच्छा के अनुसार वो इसके मेंबर बन सकते हैं। और 58 साल की उम्र तक का इसमें प्रावधान होता है, उसके बाद में वो पेंशन के रूप में अपने पैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान उनका बीमा भी रहेगा, बीच में भी वो पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ब्याज दर भी लगभग 8 से 8.5-9% के बीच में डिक्लेयर करता है ईपीएफओ, ये भी सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह से नौकरी करके उस नौकरी को छोड़ के दूसरी तीसरी जगह भी जाता है तो उसका जो अम्ब्रेला नंबर है ईपीएफओ का वो एक ही रहेगा। इसलिए वो चाहे 10 नौकरियां करे, 5 करे, उसमें वो जो पिछले नौकरी के दौरान जो पैसे उन्होंने जमा करवाए थे अपना अंशदान वो उसमें स्थायी रहेगा और अंततः वो उसके खाते में ही रहेगा और उसको मिल जाएगा। यही बात है सर जो मैंने समराइज किया। इसमें कोई संशोधन करना चाहेंगे आप? नहीं, इसमें जय किशन जी मैं एक ही संशोधन करना चाहूंगा कि जो आपने सबसे बड़ी बात कही और जो सबसे पक्की बात इस पूरी चर्चा में थी वो थी कि आपने कितने महत्वपूर्ण विषय को इस पक्की बात के आज कार्यक्रम में रखा, सामाजिक सुरक्षा में ईपीएफओ की भूमिका। तो मैं उसके लिए जो इस पूरी चर्चा के लिए और समाज में इस संदेश के प्रसार के लिए आपको इस कार्यक्रम का ये जो चर्चा का विषय रखने के लिए मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। तो पक्की बात में सबसे बड़ी बात आज की कि सामाजिक सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और आपने बड़े सुंदर तरीके से उस विषय को रखा और उस विषय को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आज के मेहमान पक्की बात में बात जो जरूरी है, सत्य प्रकाश साहू, असिस्टेंट कमिश्नर ईपीएफओ बीकानेर। और ऐसे ही और महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण बातें जो जरूरी हैं आपके जीवन के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसके बाद।